मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले ने एक बड़ा प्रश्न हम सबके लिए छोड़ा है। बम फटा, लोग मरे, किया किसने? यह प्रश्न कई बार हमारे सामने आता रहा है, जैसे हिरण को मारा किसने, जेसिका का मर्डरर कौन था, जयपुर में कौन बम फोड़ गया था। क्या ऐसे मामलों का इंसाफ कभी होगा? नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्न। भगवा आतंकवाद वाला शब्द जो कॉइन किया गया था, उसकी हवा निकल गई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पर जस्टिस का क्या? समझिए, इंसाफ वही जो बियॉन्ड डाउट हो। डाउट रह कैसे जाते हैं? हमारी जांच एजेंसियों की कॉम्पिटेंस सवालों में। हम क्या मैसेज दे रहे हैं गुनहगारों को, जुर्म करने वालों को? आप बच भी सकते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत मेरे साथ हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और क्षितिज मित्तल एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अशोक भाई, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आज के फैसले के बाद सबसे पहला ध्यान जो जस्टिस लाहौटी हैं उनके इसी कमेंट पर सबका गया कि साहब, भगवा आतंकवाद कैसे कोई शब्द हो सकता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा सवाल यह भी तो है, फिर मालेगांव बम ब्लास्ट किया किसने था, वो कौन है, कहां है? ज्यादा बड़ा और चिंता की बात क्या होनी चाहिए हमारे लिए? देखो स्वप्निल जी, आप देखें जिस प्रकार से आज जजमेंट आया है और जजमेंट में ये कहा कि किसी को ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं जाना चाहिए जो कोई अपराध नहीं किया गया हो। और जो जिस प्रकार से एक सेफरेंट टेरर की जो बात करी, जो भगवा आतंकवाद की जो बातें करी, और जो इनिशिएंट जो लोग थे, सेना का कोई एक सिपाही कर्नल जैसा आदमी, कश्मीर में उसने कई काम किए, उसको जांच एजेंसियां लेके जाती है और उनको उपयुक्त बनाने का काम करती है। सिर्फ किसके लिए? एक धर्म विशेष को न कह करके कि साहब ये धर्म वाले आतंकवादी का काम करते हैं, नहीं, हिंदू टेरर भी है। इस प्रकार से स्थापित करना और उसको स्थापित करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचना, चाहे वो लोकल एजेंसियां या पुलिस स्टेशन के माध्यम से हो, चाहे एटीएस के माध्यम से उसमें किया गया हो, और चाहे एनआई के बाद में उसमें जोड़ा गया हो। नहीं, लेकिन अशोक भाई सवाल ये भी तो है ना, फिर आतंकी कहाँ है? चलिए, आप लोग निर्दोषों के साथ खड़े थे, वेल एंड गुड, होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपकी बेचैनी ये तो कहीं थी नहीं ना कि असली गुनहगारों को पकड़ो। वो कहाँ है? वो क्यों मिसिंग है? नहीं, वो जो गुनहगार थे, आज इसकी जांच की रिपोर्ट का जो चार्जशीट फाइल हुई, वो चार्जशीट के बाद में कोर्ट ने तय कर दिया। जहां तक आपकी मोटरसाइकिलों का देख लीजिए, आप क्या बरामद हुई, इसके चेसिस नंबर नहीं है, नंबर दूसरे नंबर आ गए हैं। जिसको आपने मुलजिम बनाने की कोशिश की, उनको रोल नहीं है। नहीं दादा, संदेह का लाभ मिला है, बेझिझक कोर्ट ने सब कुछ खारिज नहीं किया, संदेह का लाभ मिला है। इस बात को आप भी समझते हैं एज एन एडवोकेट? मैं कह रहा हूँ वो चीज अलग चीज है। संदेह का लाभ तो मुलजिम थे नहीं ना। अब जबरदस्ती से कहां से मुलजिम बना हुआ? मतलब आप उनको एविडेंस कलेक्ट करना और जो भी फाल्स एविडेंस कलेक्ट करना, और इस मामले में किस प्रकार से आपने प्रज्ञा ठाकुर को, तो ये साध्वी थी। नहीं, अशोक भाई समझिए, मेरी बात समझिए। कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन उन संदेहों को खारिज नहीं किया है कोर्ट ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात अशोक भाई? देखो, मैं बताऊं कि संदेह के आधार पर साबित करने का काम कौन सा होता है? जांच एजेंसियों का होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का होता है। यदि प्रोसिक्यूशन अपना केस को ही बुडअप नहीं कर पाए, और उसमें प्रोसिक्यूशन के अंदर पहले से जांचें जो चली आ रही थी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो ही दूषित हो, तो कोर्ट तो यही कहेगी ना, क्यों घटना तो घटित हुई है, लोगों की डेथ भी हुई है, विस्फोट भी हुआ है, लेकिन जिनको मेन कल्प्रिट थे उनको नहीं पकड़ करके आपने एक टेररिस्ट रूप से नाम देकर के भगवा को और वाहवाही लूटने की क्रिया कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू भी टेरर का काम करते हैं। ये काम इन्होंने किया। वो मुझे लगता है कि आज भी देखते हैं कि आज ठीक है, तो मानते हैं कि हिंदू टेरर नहीं हो सकता, सहिष्णु नहीं हो सकता, हिंसक नहीं हो सकता, वो जो भी एक देश के मामलों में, ऐसे माहौल खराब करने के मामले में। ठीक है, लेकिन मेरा कंसर्न अभी भी वही है
कि फिर इंसाफ कैसे मिलेगा। मैं पौरुष भारद्वाज आपके पास आ रहा हूं। पौरुष भारद्वाज, एक के बाद एक केसेस जिसमें आरोप, मतलब लिटरली अब तो हम ही को समझ में नहीं आता है, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाई गई या खुद से चल गई, वंडर कार थी, टार्जन द वंडर कार, पता नहीं। हिरण, मुझे पता नहीं, वो हिरण ने खुद ही आत्महत्या की होगी शायद, आई डोंट नो, मतलब अब हम क्या कहें। और मालेगांव ब्लास्ट बम खुद से ही आया होगा, हो क्या रहा है। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूं। देखिए स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड की बात में सबसे पहले करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा कि अभी आज जो जिस मामले में फैसला सुनाया गया, इसकी जब पिछली बार जब इसकी जब अंतिम बहस जब हुई थी, उस समय एनआईए ने खुद ने जो है वो साध्वी प्रज्ञा सहित जो तमाम आरोपी है उनको फांसी की सजा देने की मांग की थी। तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है दोनों हाथों में लड्डू रख के लेके चलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच यह थी कि भाई अगर क्या पता इस मामले में अगर दोषी पाए जाए तो हमें कुछ बोलने के लिए गुंजाइश रहनी चाहिए, इसलिए लोग चुप रहे। दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर मानती थी कि ये 6 लोग दोषी नहीं है, तो 2014 से तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी ना, और एनआईए सेंट्रल की एजेंसी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती तो एनआईए पे दबाव, इस तरीके का सकारात्मक दबाव डाला जा सकता था कि भाई आप इन जो 6 या 7 आरोपी है, इनके अलावा एक नए एंगल से भी जांच करो। आप इसमें तो जांच करो ही करो जो आप इसमें पहले से जिस एंगल पे जांच कर रहे हो, उसके अलावा आप एक इसमें नया एंगल भी ढूंढने की कोशिश करो कि वास्तव में जब पर इस बात से तो आपके अब तक के तर्कों की हवा निकल जाती है पौरुष भाई। आप तो ये कहते हैं कि जांच एजेंसियां इनके हाथ में। नहीं, मैं इसी बात को तो कह रहा हूं ना, जांच आपकी तो उस आरोप की हवा निकल गई ना पौरुष भाई। मैं जब भी तो कह रहा हूं इस बात को। आप देखिए, जैसा कि आपने कहा और हमने दिन में कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी कि जो कोर्ट ने खुद ने इस बात को कहा कि गवाह जो हैं उनके बयानों में विरोधाभास है। यानी सीधी भाषा में बात करें, आम जनता की भाषा में बात करें तो गवाह जो है जो पहले जो बयान दिए होंगे जांच एजेंसी को, कोर्ट में आके गवाह अपने बयान से पलट गए। और उसके अलावा जो कोर्ट ने संदेह का लाभ दिया है, और सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न तो अभी भी अनुत्तरित है ना कि भाई ये कांड, भाई बम तो विस्फोट हुआ ना, तो बम विस्फोट किसने किया? अगर इन्होंने नहीं किया, पर एनआईए कंप्लीट भी नहीं कर पाई ना। कौन सा ये मामला 2014 के पहले पैक हो गया? नहीं हुआ ना। 2014 के पहले ये मामला सॉल्व तो हुआ नहीं, पैक तो हुआ नहीं। फिर मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, कोई भी हो, वो तो इनके हाथों की कठपुतली है। अगर इनके हाथों की कठपुतली है तो एनआईए इनकी बात मान लेता। आप ये कह रहे हैं कि इनको एनआईए के पास जाना चाहिए था। इससे तो ये पता चल रहा है ना कि ये जांच एजेंसियों को दबाव में नहीं ले रहे। नहीं, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि जांच एजेंसियों पे इनका दबाव इस मायने में रहा कि आपने जो पहले बयान लिए हैं उनको गवाहों को कैसे आप डरा करके या धमका करके इन्फ्लुएंस करके आप उनके बयान बदलवा सकते हैं। तो अगर आपको ये बयान बदलवाने तो आप शक जाहिर कर रहे हैं, कह सकते थे ना। ये तो आप शक जाहिर कर रहे हैं। क्या सारी चीजें संदेह के भरोसे होंगी पौरुष भाई? आपको अपने, फिर दूसरी बात देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, आपने उनको टिकट क्यों नहीं दी शादी प्रज्ञा को, बताइए। आपको पता था कि मामला इतना पुराना हो चुका और समय आ चुका है कि इसका फैसला आने वाला है, और आपके मन में कहीं ना कहीं चोट था, और आपको इस बात को पता था कि क्या पता हमारे समय जो है मामला मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उस समय देश की जनता को जवाब देना भारी पड़ेगा, इसलिए आपने उनका टिकट काट के उनको घर बैठा दिया। ठीक है, पूरी सच्चाई। ठीक है पौरुष भाई, मामलों को मैनेज कर ले, लेकिन जनता जो है, जनता की आंखें बंद नहीं है। ठीक है पौरुष भाई, लेकिन अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि हम इस बात पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि केसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बियॉन्ड डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं। क्षितिज मित्तल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्षितिज मित्तल जी के पास जा रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है, कोर्ट ने इस पूरे फैसले में अपने जो पॉइंटर्स थे जो उन्होंने नोट किया वो भी साझा किए हैं, उनको छुपाया नहीं किया। बहुत बेसिक सी बात है। अब सामने वाला सोचेगा कि आप किसी की बाइक को किसी की बाइक साबित नहीं कर पाए तो वो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है भाई? मतलब किसी की तो बाइक होगी, उसका कोई तो चेसिस नंबर होगा, कुछ तो मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ बियॉन्ड डाउट जाने के बियॉन्ड डाउट के फैसले के लिए हम इस बात को तो नहीं नकार सकते ना कि जांच में कमियां हैं जिनको काट दिया जाता है और इसीलिए डाउट रह जाता है और आरोपी बच जाते हैं। अब मुझे बताइए असली गुनाहगार कहां है? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसा कि अभी दोनों जो स्पीकर थे उन्होंने बोला कि जांच एजेंसी सरकार के कब्जे में थी और सरकार चाहती तो अपना जांच को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। तो इसी चीज पे स्वप्निल जो हमारा जो क्रक्स है आजकल यही है कि बम ब्लास्ट हुआ, इंसिडेंट होता है, परंतु गुनहगार को सजा नहीं होती। सजा क्यों नहीं होती? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में लूप होल है। नहीं सर, गुनहगार को सजा नहीं होती, नहीं, गुनहगार तो पकड़ में ही नहीं आए।
नहीं, जो गुनहगार, जो प्रोसिक्यूशन ने, अभियोजन पक्ष ने जो गुनहगार बताए, वो कोर्ट के जो मापदंड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना चाहिए अभियोजन पक्ष को, उसमें खरे नहीं उतरे। अब कोई, आप साइकिल चोर के लिए भी वही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल है कोर्ट के लिए, और कसाब के लिए भी वही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का प्रिंसिपल है। अलग अलग किसी के लिए नहीं होगा। जो अभियोजन पक्ष जो एविडेंस लेके आ रहा है, अब उस आरोपी को अगर हमें सजा देनी है तो उसके खिलाफ जितने भी एविडेंस है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होने चाहिए। अब ये काम किसका है? ये काम है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन को फुल प्रूफ करें, कोई भी कड़ी नहीं छूटे, ताकि जो गुनहगार है, जिसने आरोप, जो अभियोजन पक्ष जिसको आरोपी बना रहा है, उसको सजा हो आफ्टर ट्रायल। हम और आप बैठ के मीडिया ट्रायल, जनता डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन आरोपी, कौन, किसको सजा होगी, किसको नहीं होगी। वो कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग होगा। अब जैसा कि स्पीकर जो बता रहे थे कांग्रेस के, कि इन्फ्लुएंस कर सकती थी सरकारें जांच एजेंसी को, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में जब एनआईए को ट्रांसफर हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो और ये हम बात कर ही क्यों रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस कर देनी चाहिए, क्योंकि आज से 50 साल पहले नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन है, मलीमठ कमेटी की रिकमेंडेशन है कि हमें पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उसे लॉ एंड ऑर्डर विंग से अलग करना चाहिए, क्योंकि इन लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस का जो विंग है और इन्वेस्टिगेशन, वो अभी सरकार के कब्जे में है। तो आप जैसा चाहे वैसा इन्वेस्टिगेशन, जब जिसकी जो सरकार होती है वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन चाहता है। पर अगर इन्वेस्टिगेशन विंग लॉ एंड ऑर्डर विंग से अलग होगी और ऑटोनोमस होगी और उसको फुल पावर होगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हम नतीजे में पहुंच सकते हैं कि जो अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन जो जिनको अक्यूज बना के लेके आ रहा है, तो उनके खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस हो और एट द एंड ऑफ द ट्रायल उनको सजा मिले। पॉइंट भी, मुझे थोड़ा सा एक बात बताइए कि जैसे जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं और चीजें और भी प्रकाश में आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि जांच कंप्लीट हो गई और हम रुक कर बैठ गए। काउंटर्स के हिसाब से भी तो वकील अपनी प्रिपरेशन करते होंगे और जांच को आगे बढ़ाते होंगे, उसमें कुछ चीजें एडअप करते होंगे, उसका भी तो प्रोसेस होता होगा ना। देखिए सबने की चार्जशीट फाइल होने के बाद, कॉग्निजेंस होने के बाद, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम खत्म हो जाता है, अनटिल अनलेस कोर्ट चाहे कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब उसके बाद बारी है प्रोसिक्यूशन पक्ष की अपने केस को पहले बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की। अक्यूज की बारे जब तक बात नहीं आएगी, जब तक प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी, अपना बर्डन खत्म नहीं कर देता, तो इसलिए पुलिस का काम खत्म हो गया। पुलिस का काम इतना है कि वो फुल प्रूफ एविडेंस, फुल प्रूफ जांच, कोई भी कड़ी, क्योंकि ये जो केसेस हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। कोई चश्मदीद गवाह किसी चीज के लिए है कि बम ब्लास्ट हुआ, कोर्ट ने माना है कि बम ब्लास्ट हुआ है, परंतु इन आरोपियों ने बम ब्लास्ट किया, उसके लिए हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलानी, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम यस। तो बिना कड़ियां जोड़े ही शायद चार्जशीट हो गई, नहीं तो फिर वो टिकती, लंबा टिकती, और कोई ना कोई तो दोषी होता, किसी की तरफ तो इशारा करती। अभी तो किसी की तरफ इशारा भी नहीं बचा। अशोक भाई देखिए, एक बहुत ज़रूरी सवाल है कानून में बदलाव से जुड़ा हुआ, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल जब आपको ये पता था कि यही लोग निर्दोष हैं, तो इन 11 सालों में आप असली दोषी भी तो ढूंढ सकते थे ना। क्या आपने चार्जशीट के प्रोसीजर से पहले या बाद में कहीं भी जांच एजेंसियों को बोला कि भाई ये तो नहीं है, हम श्योर हैं ये नहीं है, जांच आगे बढ़ाओ, एक बार देखो, हो सकता है कोई और हो? देखो मैं बताऊं कि जिस प्रकार से जैसे ही चार्जशीट फाइल हो जाती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद के अंदर यदि कोर्ट को लगता है कि इसमें और भी मुलजिम हो सकते हैं, तो चार्जशीट फाइल हो गई और चार्ज फ्रेम हो गया और बाद में एविडेंस क्लोज आपकी चालू हो जाएगी। उससे पहले न्यायिक के पालिका के मामले में दखल देते हुए आप नहीं, पर अशोक भाई आप भी जानते हैं चार्जशीट फाइल कब हुई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं चार्जशीट फाइल कब हुई। चार्जशीट 2011 के अंदर फाइल होगी, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआई पेश करती गई। करेक्ट, हाँ ठीक है। जैसे कोई एक्यूज्ड का आ गया, कोई नया एक्यूज्ड को जोड़ा, जो आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में फाइल होगी। लेकिन इस प्रकार की जो प्रक्रियाओं में बता रहा हूँ आपको, प्रक्रिया का न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है। न्यायालय का कोई डायरेक्शन देंगे तो कोई भी एजेंसी होगी वो उनकी प्रॉपर रूप से दोबारा से उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए पार्ट के लिए जो पर्टिकुलर को दिया उसकी जांच कर सकती है। जहां तक अभी ये बताया कि एनआई जो एनआईए एजेंसियां हैं, एनआईए वाली एजेंसी बताइए आपने,
तो 2014 के बाद में क्यों ने, ये कोई दबाव में तो थी क्या? दबाव में तो इन्होंने लिया ना एजेंसियों का। तो इसीलिए मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब कानूनों में ऐतिहासिक बदलाव किए गए और आपने पूरी तरह से स्वदेशी कानून बना दिया, अशोक भाई 2 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए तो ये सवाल है कि जब कानून बदले गए और कानूनों को पूरी तरह से स्वदेशी कानून बनाया गया, हमने तब भी तो इन्वेस्टिगेशन विंग अलग करने की नहीं सोची ना हमने। नहीं, मैं कह रहा हूँ एटीएस है, एनआईए, ये तो अलग ही है, वैसे भी है, एजेंसी सारी अलग अलग है। इनका लोकल पुलिस होती है, पुलिस स्टेशन है, वहां का तो केस था, केस करके इसको एटीएस को दे दिया था। एटीएस के बाद के अंदर उन्होंने जांच करी, मकोको के अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल करी है। बाकी एनआईए आई है, उसका अलग प्रोसीजर किया, उन्होंने अडॉप्ट किया। अब तो कहने का मतलब है कि गवाहों के बयान यदि किसी जांच एजेंसी ने ले भी लिए हैं, ठीक है, तो कोर्ट के अंदर यदि वो बयान दूसरी प्रकार से कहता है, बताता है कि मुझे डराया, ठीक है। तो पौरुष भाई से मेरा ये सवाल है, पौरुष भाई पोर्ट्रे दरअसल ये हुआ है, हाँ ठीक है अशोक भाई, पौरुष भाई पोर्ट्रे दरअसल ये हुआ है कि आपने बेगुनाहों को फंसाया और उनको बुरी तरह फंसाने के लिए सारे दाव पेच करे और उसकी वजह से असली क्रिमिनल को भागने का मौका मिल गया। अच्छा, ये आरोप आप पर इसलिए भी चस्पा हो सकता है आसानी से क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी का आदमी भी तो यहां से भागा ही था, ऐसा तो नहीं है कि नहीं भागा था एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत। देखिए स्वप्निल भाई, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी खुद ही अपने बयानों में फंस गए। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि भाई है ना, कोर्ट में जब चार्जशीट पेश हो जाती है तो उसके बाद में जो है कोर्ट के आदेश से कुछ होता है, जांच एजेंसी कुछ नहीं करती। फिर परंतु आपके द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि एनआईए ने कई बार इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करी है। तो मैं भी अब इसी बात को कहना चाह रहा था, परंतु आपने इनके मुंह से निकलवा दी। मैं इसी बात का कह रहा हूँ कि एनआईए अशोक भाई और भारतीय जनता पार्टी का बीच में ठीक है अशोक भाई मुझे पता है, मैंने पता है भारतीय जनता पार्टी की दुखती रख में हाथ रख दिया, मुझे पता है आपको तिरमिलाट होना स्वाभाविक है, लेकिन झगड़ना नहीं है, इशू सीरियस है, इशू सीरियस है, झगड़ना नहीं है। गुजरात दंगों के दोषी कौन थे? गुजरात दंगों के दोषी कौन थे? आज तक क्या गुजरात दंगे नहीं हुए? आप तो मुझे बताओ, गुजरात दंगे नहीं? अरे भाई गुजरात दंगे तो आप भी यूपीए में आके कहाँ किसी को दोषी साबित कर पाए हो भाई? 2 मिनट सीज फायर प्लीज। सीज फायर एक बहुत अच्छा शब्द है, आजकल की सियासत में बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, अशोक भाई प्लीज रुक जाइए, अशोक भाई प्लीज रुक जाइए। परंतु जब आप सरकार के नाते होते हैं तो आपको सरकार के नाते न्यायालय में अपनी जांच एजेंसियों के मार्फत अरे अशोक भाई प्लीज रुक जाइए, मैंने आपकी बात शांति से पूरी सुनी है, अब इनकी सुनने दीजिए। सरकारें भी इसलिए बदलती है, जांचें भी इसलिए बदलती है, जांच एजेंसियां भी इसलिए बदलती है, और जांच अधिकारी भी इसलिए बदलते हैं। ये कानूनी प्रावधान है। नहीं 2 मिनट ठीक है अशोक भाई 2 मिनट रुकिए, अशोक भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज। पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए, पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। हाँ पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई 2 मिनट, पौरुष भाई एक सांस लीजिए, उतनी देर में मैं सवाल पूछ लूंगा। 2 सांस लीजिए, तब तक मैं अपना सवाल पूछ लूंगा। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि चार्जशीट आपके टाइम पे फाइल हो चुकी थी, कहानी फाइनल है, तो आपने क्या लोगों को बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश की? मेरा सवाल तो ये है ना, आप उस पर आ ही नहीं रहे। आज लोग बरी है ना, मतलब बेगुनाह है। मैं आप ही की बात को उल्टी कर देता हूं। मैं आपकी बात को ऐसे बोलता हूं कि क्या हमारे समय में एनआईए ने हो सकता है कि सही जांच करी हो? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, इन्होंने उसमें दबाव डाल करके गवाहों को अपने बयानों से मुकरवा दिया हो, या इनके द्वारा ऐसी कमजोर पैरवी न्यायालय में की गई हो कि है ना मामला सारा का सारा हो गया। मैं तो इस बात को कह रहा हूं ना आपसे, ठीक है, मैं तो इस बात को कह रहा हूं। शक में भी कितनी गंभीर चीजें जता रहे हैं। नहीं 2 मिनट अपराधी को सामने प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट आप दोनों रुक जाइए, 2 मिनट आप दोनों रुक जाइए। मैं बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं, फिर मैं क्षितिज मित्तल जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग जो शक भी जाहिर कर रहे हैं ना, तो मुझे बताओ, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए अशोक जी, पौरुष भाई रुक जाइए, अब आप पौरुष भाई 2 मिनट रुक जाइए। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और यहां पर इस बात का आना बहुत जरूरी है और मुझे क्षितिज मित्तल जी के पास जाना है। मैं एक सिंपली इतनी बात कह रहा हूं कि शक जाहिर करने के लिए भी राजनीतिक जमात जिन बातों का इस्तेमाल कर रही है वो और डराने वाला है। मतलब क्या न्याय को तोड़ मरोड़ दिया जाता है? क्या इस तरीके से न्याय को प्रभावित किया जाता है? ये अपने आप में डर भाई, इस देश में अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी चीज पर किया जा सकता है या किसी धड़े पर किया जा सकता है तो वो न्यायपालिका है।
आप अंदेशा भी इस तरह का जाहिर कर रहे हैं कि गवाहों को ऐसा कर दिया गया होगा, और ये बहुत डरावनी पिक्चर है जिस पर मैं अभी फिलहाल क्षितिज भाई मैं लिटरली जानना चाह रहा हूं। गवाह बदलते हैं, ऐसा नहीं है, साधारण से साधारण केसेस में भी हमने पलटते देखा, और ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, ये असली में अदालत में भी होता है। कई बार तो अदालत भी इस बात पर भौचक्की रह जाती है कि भाई बताया तो कुछ और गया था, ये तो गवाह कुछ और बोल रहा है। ऐसे भी केसेस आए हैं। इन्वेस्टिगेशन को चार्जशीट फाइल होने के बाद प्रभावित नहीं किया जा सकता, वहां तक आकर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। चार्जशीट फाइल करते वक्त ही आपको इस बात पर पुख्ता होना पड़ता है कि साहब सारे सवालों के जवाब हमने इसमें डाल दिए। अगर नहीं डले हैं तो यही होगा ना, सलमान भी बचेगा, आरुषि हेमराज का असली कातिल कौन है कोई नहीं जानेगा, जेसिका का मर्डरर जिसको कई लोगों ने देखा होगा कोई नहीं, किसी को नहीं पता, जयपुर बम ब्लास्ट अभी मतलब अभी भी लोगों के जख्म उसी तरह से ताजा है, कहां है? स्वप्निल जी, एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों को और पर्टिकुलरली अपोजिशन पार्टी को जो भी है उनको ये अपने दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि न्यायपालिका क्या सरकार के अंडर है या न्यायपालिका एक निष्पक्ष एक थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्योंकि जब कोई भी डिसीजन न्यायपालिका का सरकार के अगेंस्ट आता है तो ये हमें सुनने को मिलता है कि न्याय की जीत हुई, सच पराजित नहीं हो सकता, ये सब चीजें। परंतु अगर कोई भी डिसीजन सरकार के फेवर में आता है तो हम कहते हैं कि सरकार ने इन्फ्लुएंस कर दिया डिसीजन को, कोर्ट के अंदर कोर्ट एक रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाता है, और जो भी है ये चीजें हम सुनते हैं। पहली बात तो पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा कि न्यायपालिका क्या है, थर्ड बॉडी है कि नहीं है। जितना मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग न्यायपालिका एक थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, जो किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष के प्रभाव में नहीं होता है। उसे सिर्फ एविडेंस जो सामने होता है उसके बेसिस पे अपना डिसीजन पेश करना होता है, ठीक है, डिसीजन देना होता है, ठीक है। सेकंड चीज मैं आऊंगा 2 मिनट। सेकंड चीज मैं बात करना चाहता हूँ चार्जशीट की। इस केस में अब जैसे आप कह रहे हैं कि जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी भी छूट गए, तो उसके अंदर ये कहना चाहूंगा मैं कि दोनों चीज धर्मनिरपेक्ष ये चीजें हैं। इसमें अगर आप हिंदू टेररिस्ट बता रहे हैं, वहां पे मुस्लिम टेररिस्ट है, दोनों ही छूटे हैं। उसका कारण है जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम जो सारी इन्वेस्टिगेशन जैसे अब इसके अंदर है, आज मालेगांव ब्लास्ट के अंदर हम जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर हम चेसिस के नंबर नहीं लेके पा रहे हैं। अब चेसिस के अलावा और भी चीजें होती हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज अ लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जो इन्होंने कहा कि एनआईए या फिर एटीएस जो है वो सेपरेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, नहीं, वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो सेपरेट नहीं है, वो है अंडर सरकार के ही कब्जे में होती है। वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जिसको पुलिस, लोकल पुलिस से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के तरीके मालूम है और स्पेशलाइज्ड है, पर वो है सरकार के अंडर ही। ठीक है। सेकंड थर्ड चीज मैं कहना चाहूंगा, हाँ बताइए। ठीक है, नहीं थर्ड शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं, मुझे एक छोटा छोटा कमेंट इनसे भी लेना है, शॉर्ट में अपनी बात खत्म करें क्षितिज भाई। शॉर्ट में मेरा यही कहना है स्वप्निल जी, जब तक हम 50 साल से रिकमेंडेशन है, कांग्रेस की सरकार बहुत टाइम तक रही, अभी भी सरकारें हैं, किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑटोनोमस होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कंट्रोल नहीं हो, जो एक स्पेशल हो, फॉरेंसिक्स का पूरा इस्तेमाल किया जाए। हम आदमी आज हो क्या रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पुलिस का इतना ज्यादा ध्यान होता है कि इन्वेस्टिगेशन पे उनका ध्यान नहीं जाता। ठीक है, पौरुष भारद्वाज 15 सेकंड आपके, और उसके बाद अशोक भाई 15 सेकंड बोलेंगे, फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। पौरुष भारद्वाज क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के प्रति कितनी गंभीर है वो हमें इस बात से पता पड़ता है कि आप देश की संसद में जब हमला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कंधार हाईजैक होता है, उसके अंदर सरकार के मंत्री खुद आतंकवादियों को कैश के साथ में उनके देश तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, मैं आपका ध्यान यहाँ भी दिलाना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान में केस हुआ था जिसके झूठी अफवाह फैला करके इन्होंने हमारी सरकार लूट ली थी। मैं लूट शब्द काम में ले रहा हूँ, झूठी अफवाह फैला के कन्हैयालाल हत्याकांड, इन्होंने हमारी सरकार ने जो है अपराधियों को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उसकी एजेंसी एनआईए, इसी एनआईए की बात ठीक है, आगे पौरुष भाई, मैं 15 सेकंड ही दे रहा था ना, प्लीज। ठीक है, हाथ में ले लिया। ठीक है पौरुष भाई, अब आप रुक जाइए। पौरुष भाई अब आप रुक जाइए। 6 गवाह, अरे सुन ठीक है पौरुष भाई, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। अशोक जी, आपके 15 सेकंड, आप लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं?
मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गवाहों का यदि जांच एजेंसियां गवाहों के आधार पर ही किसी को सजा करा दे, तो मुझे लगता है उसके साथ आपको एविडेंस ही कलेक्ट करनी चाहिए। उसने एविडेंस कलेक्ट नहीं करी। कोर्ट एक स्वतंत्र रूप से है, जहां गवाह आएगा उसका होगा। जहां तक इन्होंने कन्हैयालाल के लिए कहा, कन्हैयालाल वो 12 दिन से आपसे सिक्योरिटी मांग रहा था गहलोत साहब की पुलिस से, तो उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे थे? ठीक है, अजी, आप ठीक है, मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, लेकिन सत्य सामने आए तो ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।